नमस्कार एवरीवन, मैं चौधरी सातवदी एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जैसे कि हमने चैप्टर 2 7th क्लास ज्योग्राफी का चैप्टर एनालिसिस कर चुके हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी उसके हम कर चुके हैं। अभी हम करेंगे यूपीएससी और पीसीएस के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? क्या पूछा गया है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा जो है वो असत्य होगा। महासागरीय परपट्टी सिलिका एवं आयरन से बनी हुई है। क्या होगा? महासागरीय परपट्टी है जो वो सिलिका एवं आयरन से बनी हुई है, यह असत्य होगा। क्यों असत्य होगा? क्योंकि महासागर की जो परपट्टी है वो सिलिका और आयरन की नहीं बल्कि सिलिका एवं मैग्नीशियम से बनी हुई है, और इसको हम सिमई के नाम से भी जानते हैं। और सिमई किससे बना हुआ है? सी से सिलिका और मई से मैग्नीशियम। तो यहाँ पे ये बिल्कुल असत्य होगा। आयरन की जगह यहाँ पे क्या आएगा? मैग्नीशियम। तो महासागरीय परपट्टी जो है हमारी सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी हुई है, तो इसीलिए हमारा दूसरा जो होगा ऑप्शन वो असत्य हो जाता है। आयरन की जगह आपका क्या आएगा? मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या होगी? पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? हम परपट्टी कहते हैं तथा यह सबसे पतली परत है। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट हमारी होगी, महासागरीय परपट्टी की मोटाई महाद्वीपीय परपट्टी से अधिक होती है। तो यहाँ पे क्या होगा? जो हमारा सही जो होगी स्टेटमेंट वो सिर्फ एक होगी कि पृथ्वी की जो हमारी ऊपर की जो परपट्टी होती है, परत होती है, उसको हम परपट्टी कहते हैं, और यह जो होती है यह सबसे पतली परत होती है हमारी पृथ्वी की। और सेकंड क्या दी गई है? महासागरीय परपट्टी की मोटाई महाद्वीपीय परपट्टी से अधिक होती है। तो यह बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि महासागरीय परपट्टी की मोटाई महाद्वीपीय परपट्टी से अधिक नहीं बल्कि कम होती है। अगर यहाँ पे कम होती है दिया होता तो ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल सही हो जाती। तो अभी हमारी स्टेटमेंट 1 सिर्फ सही होगी। पृथ्वी की ऊपरी परत को परपट्टी कहते हैं तथा यह सबसे पतली परत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, पृथ्वी के कुल आयतन में सबसे अधिक किस परत का है? क्या पूछा गया है? पृथ्वी के कुल आयतन में सबसे अधिक हिस्सा किस परत का है? तो ऑप्शन सी सही होगा हमारा, मेटल। जो मेटल है उसका आयतन सबसे अधिक है हमारी पृथ्वी के परत के अंदर। जो हमारे पृथ्वी का आयतन का केवल 1% हिस्सा हमारी क्या होती है? परपट्टी होती है। हमारी परपट्टी का कितना हिस्सा होता है? सिर्फ 1%। और 84% क्या होता है? हमारा मेटल होता है, जो सबसे अधिक होता है। मेटल 84% होता है, और 15% जो हिस्सा हमारा बच जाता है वो कौन सा होता है? हमारा करोड़ होता है। कौन सा हिस्सा होता है? करोड़ होता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो कितनी है, तो हमारी पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होगी? 6371 किलोमीटर। कितनी होगी पृथ्वी की त्रिज्या? 6371 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार बने सेल को क्या कहते हैं? क्या कहा गया है? जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार बने सेल को क्या कहते हैं? तो उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, आग्नेय सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? आग्नेय सेल कहते हैं हम उनको। क्यों? क्योंकि जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तो अब इस प्रकार बने सेल को हम क्या कहते हैं? आग्नेय सेल कहते हैं। और इन्हें हम किस नाम से भी जानते हैं? प्राथमिक सेल के नाम से भी जानते हैं। अगर कोई आपको कह दे कि आग्नेय सेल का दूसरा नाम क्या है, तो क्या है? प्राथमिक सेल के नाम से भी जानते हैं। और जो हमारी ये आग्नेय सेल होती हैं, इनके कितने प्रकार की होती हैं ये? तो ये हमारी 2 प्रकार की होती हैं, एक अंतर्वेदी आग्नेय सेल और एक बहिर्वेदी आग्नेय सेल। जो अंतर्वेदी हमारी आग्नेय सेल होती हैं वो पृथ्वी के अंतर्वेदी जो होती हैं वो पृथ्वी के अंदर होती हैं, और बहिर्वेदी कौन सी होती है? पृथ्वी के बाहर होती हैं। क्योंकि अंतर्वेदी में क्या होता है? अंतर्वेदी में जब मैग्मा ठंडा होकर अंदर जमा हो जाता है तो अंतर्वेदी सेलों का निर्माण होता है, और बहिर्वेदी जब मैग्मा जो है वो समतल धरातल पर आकर
ठंडा हो जाता है और तब जो सेल बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बहिर्भेदी सेल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, यहाँ पे हमें दो टेबल दी गई है, तो इनमें से हमें बिल्कुल सही सामने वाले में देखना है कि टेबल में उसका सही आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, अंतर्वेदी आगन्य सेल। जो अंतर्वेदी आगन्य सेल है वो हमारी क्या होगी, ग्रेनाइट होगी। दूसरा हमें दिया गया कि बहिर्वेदी आगन्य सेल में क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो बेसाल्ट। थर्ड हमारी दी गई है अवसादी सेल, तो अवसादी सेल कौन सी होती है, चूना और पत्थर। और थर्ड लास्ट हमारा क्या होगा, फोर्थ कायांतरित सेल, और कायांतरित सेल का एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम, यहाँ पे स्लेट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहली स्टेटमेंट दी गई है, जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आकर तेजी से ठंडा हो जाता है तब इस प्रकार बहिर्वेदी आगन्य सेल का निर्माण होता है, बिल्कुल सही। सेकंड स्टेटमेंट दी गई है, जब द्रवित मैग्मा भूप्रपट्टी के अंदर गहराई में ठंडा हो जाता है तब अंतर्वेदी आगन्य सेल का निर्माण होता है। दूसरी स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल सही है। तीसरी स्टेटमेंट क्या होगी हमारी, बहिर्वेदी आगन्य सेल की संरचना बड़े दानों वाली होती है, बिल्कुल गलत। ये सही क्या होगा इसका आंसर, कि बहिर्वेदी आगन्य सेल की संरचना बड़े दाने वालों नहीं बल्कि छोटे दानों वाली होती है, तो इसीलिए ये असत्य हो जाता है। फोर्थ हमारा होगा, अंतर्वेदी आगन्य सेल की संरचना महीन दानों वाली होती है। क्या कहा गया है, अंतर्वेदी आगन्य सेल की संरचना महीन दानों वाली होती है, तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल गलत हो जाती है। सही स्टेटमेंट हमारी क्या होती, अंतर्वेदी आगन्य सेल जो हमारी होती है उसकी संरचना महीन दानों की नहीं बल्कि बड़े दानों वाली होती है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन सी सही होगा, सिर्फ केवल 1 और 2। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आकर तेजी से ठंडा हो जाता है तब इस प्रकार बहिर्वेदी आगन्य सेल का निर्माण होता है, और जब द्रवित मैग्मा भूप्रपट्टी के अंदर गहराई में ठंडा हो जाता है तब अंतर्वेदी आगन्य सेल का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, ऊष्ण ताप एवं दाब के कारण कौन सी सेल कायांतरित सेल में परिवर्तित हो जाती है, तो ऑप्शन सी होगा हमारा, दोनों सेलें कौन सी, आगन्य और अवसादी। जब ताप और दाब के कारण आगन्य और अवसादी चट्टानों के भौतिक और रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है तब कायांतरित चट्टानों का जो है निर्माण होता है। और एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम किसको ले सकते हैं कि मिट्टी और स्लेट में चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। जो हमारी मिट्टी होती है वो स्लेट में परिवर्तित हो जाती है, और जो हमारा चूना पत्थर होता है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे होगा, निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी चट्टानों की विशेषता है। क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी चट्टानों की विशेषता है, तो स्टेटमेंट 1, अवसादी सेलों का निर्माण विभिन्न प्रकार के सेल अवसादों के निक्षेप के द्वारा होता है। दूसरी स्टेटमेंट, इन सेलों में जीवाश्म होने की कोई संभावना नहीं होती। तीसरा, ये सेलें अपेक्षाकृत कम कठोर होती हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही होगा, केवल 1 और 3, जो केवल 1 और 3 है वो अवसादी चट्टानों की बिल्कुल सही विशेषता है कि अवसादी सेलों का निर्माण विभिन्न प्रकार की सेल अवसादों के निक्षेपण के द्वारा होता है, और ये सेल अपेक्षाकृत कम कठोर होती हैं, क्योंकि विभिन्न प्रकार से जो हमारी चट्टानें होती हैं वो कहीं से भी टूटकर एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं, और ये छोटे छोटे टुकड़े क्या कहलाते हैं, हमारे अवसाद कहलाते हैं। और ये अवसाद क्या होता है, जब हवा चलती है या फिर पानी होता है उसके द्वारा एक दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और वहाँ पे जाके निक्षेपित हो जाते हैं, और इस अतिरिक्त अवसाद दबकर कठोर होकर सेल की परत को बनाते हैं। ये क्या करते हैं, ये बाद में सेल की एक जमा होने के बाद में इनकी एक परत बन जाती है। इस कारण से क्या होता है, ये बहुत कम कठोर होते हैं तथा इन सेलों को हम क्या कहते हैं, अवसादी सेल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या ले सकते हैं, बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है, और इसी प्रकार जो सेलों में पौधे, जानवर और अन्य सूक्ष्म जीव होते हैं इन सेलों पर रहे हैं कि जीवाश्म भी पाए जाते हैं। इससे पता चलता है कि जो पेड़ पौधे थे और सूक्ष्म जीव थे उनके जो हैं यहाँ पे कंकाल और सब चीज़ें मिली हैं, तो पता चलता है कि यहाँ पे जीवाश्म भी पाए जाते हैं। इसके बाद में हम चैप्टर नंबर 3 करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।